की शुरुआत करेंगे भीलवाड़ा से आ रही बड़ी खबर के साथ। ग्रामीणों ने गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को लगाई आग। जहाजपुर त्रिवेणी हाईवे की ये घटना है। ग्रामीणों ने गौवंश से भरे ट्रक की घेराबंदी की और घेराबंदी से पहले ट्रक चालक ने 4 वाहनों को चपेट में ले लिया। पुलिस को मौके पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। काछोला थाना पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। तो ये बड़ी खबर है, भीलवाड़ा से आपके सामने रख रहे हैं। ग्रामीणों ने गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को आग लगा दी और जहाजपुर त्रिवेणी हाईवे की ये घटना बताई जा रही है। ग्रामीणों ने गौवंश से भरे ट्रक की भी घेराबंदी की। घेराबंदी से पहले ट्रक चालक ने 4 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसे में पुलिस को मौके पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। तो ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं भीलवाड़ा से। ये बड़ी खबर है, ग्रामीणों ने गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। और अब बात करेंगे सवाई माधोपुर की। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी का एक्शन सामने आया है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुरेंद्र शर्मा हैं, जिन्होंने रिश्वतखोरी और पद के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तारी की है। आपको जानकारी दें कि इस कार्रवाई में 2 दलाल प्रदीप उर्फ बंटी पारिक और रामराज मीणा को भी रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। दलालों के पास से 13 लाख रुपए बरामद हुए हैं। सवाई माधोपुर एसीबी में तैनात रहे तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार शर्मा और 2 दलाल रामराज मीणा प्रदीप पारिक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। बड़ी कार्रवाई। तो जरा जानिए कि कैसे ये कारोबार किया जा रहा था। अधिकारियों का डर दिखाया करते थे। ये वसूली की एएसपी के लिए दलाल वसूली करते थे। अवैध खनन माफियाओं को संरक्षण देने के लिए वसूली होती थी। अधिकारियों और दलालों के बीच इनकी साठगांठ थी और तभी ये पूरा खेल चल रहा था। एएसपी का डर दिखाकर पैसे वसूला करते थे। एएसपी के लिए दलाल वसूली करते थे। और ये मामला क्या है, जरा वो भी आप जान लीजिए कि करप्शन के खिलाफ एसीबी का एक्शन सामने आया है। ये एएसपी और दलाल ट्रैप किए गए हैं। दलालों के पास से मिले 13 लाख रुपए। अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे ये, और इनके पास से डिजिटल दस्तावेज भी बरामद हुए हैं और गिरफ्तारी भी हुई है दोनों की, एएसपी की भी और दलाल 2 दलाल हैं, ये भी पकड़ में आ गए हैं। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी जयपुर से वीरेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और सवाई माधोपुर से मौजूदगी सहयोगी बजरंग की। पहले वीरेंद्र, आपके पास ही आते हुए जरा बताएं कि ये जो बड़ा एक्शन सामने आया है, एसीबी ने एएसपी और 2 दलाल जिन्हें ट्रैप किया गया है, कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है कि पद का दुरुपयोग करने का आरोप इन पर लगा है, रिश्वतखोरी का आरोप इन पर लगा है, और अब ये क्या कह रहे हैं पूछताछ में? बिल्कुल, देखिए जो एसीबी जयपुर है उसके द्वारा जो प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों के अंदर जो है इसी तरीके की कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके अंदर सवाई माधोपुर के अंदर जो कार्रवाई की गई है उसके अंदर 2 दलाल और एक एसीपी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे मामले के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है अधिकारी और जो कह सकते हैं कि दलाल है, वो जो कह सकते हैं कि उनके पास से जो लगभग 13 लाख के करीब जो है नगद राशि है वो बरामद की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरी कार्रवाई के अंदर तो इसमें तीनों के खिलाफ जो है एसीबी के द्वारा विभिन्न धाराओं के अंदर जो है पूरा मामला है वो दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए एसीबी की इस कार्रवाई को देखते हुए तो यहाँ पर आप देखिए कि एसीपी जो है सुरेंद्र कुमार शर्मा जिनका नाम बताया जा रहा है और 2 अन्य जो दलाल हैं उनके द्वारा जो है अधिकारियों के नाम पे जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि लोगों से जो है पैसे ऐंठने का काम है वो उनके द्वारा किया जाता था। जब एसीबी को लगातार जो है इस तरीके की शिकायतें मिल रही थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब एसीबी कार्रवाई करती है तो पहले जो कह सकते हैं कि रेकी करवाई जाती है और उस रेकी के दौरान जो है चाहे उनके फोन कॉल हो या फिर अन्य जो चीजें होती है उनको जो है ट्रेस करने का काम है वो किया जाता है। लेकिन इस कार्रवाई से पूर्व में आपने देखा होगा
कि जो दोनों दलाल मिले हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि जो दलाल उनके पास से जो है लगभग 13 लाख रुपए बरामद किए गए और एसीपी जो सुरेंद्र कुमार शर्मा हैं उनके जो कह सकते हैं कि उनके द्वारा भी जो है इन दलालों के साथ मिलकर जो है अधिकारियों के साथ और जो अन्य जो कह सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं उनको जो कह सकते हैं उनके नाम पर जो है इस तरीके की ये जो है रिश्वत लेने का काम है उनके द्वारा किया जाता था और इसी कड़ी में 3 लोगों को जो है एसीबी ने गिरफ्तार किया है और अब जो है इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर कितने लोगों के साथ इस तरीके की ठीक ठगी है, है और जरा उनके यही जान द्वारा लेते की हैं गई है। सहयोगी लेकिन बजरंग से सबसे सवाई महत्वपूर्ण माधोपुर में चीज उनकी ये है मौजूदगी है। वीरेंद्र आप रहिए, मेरे साथ मैं लौटूंगी। बजरंग आपके पास आते हुए जरा बताएं, क्योंकि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 दलाल हैं और एक है एएसपी। ये दोनों ही दलाल एएसपी के लिए वसूली करते थे और अपने पद का कर रहे थे दुरुपयोग, डर दिखाते थे एएसपी का। कितने लाख की वसूली कर चुके हैं अब तक, कितने लोगों से वसूली कर चुके हैं और क्या वसूली की रकम जो है बरामद इनसे हो चुकी है और क्या इससे पहले भी इन पर आरोप लग चुका है इस तरह का? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अधिकारी पर भ्रष्टाचार रोकने का जिम्मा था, उसी अधिकारी की भ्रष्टाचार करने में संलिप्तता सामने आई है। क्योंकि जो एएसपी को एसीबी ने गिरफ्तार किया है, ये सवाई माधोपुर में लंबे समय से सवाई माधोपुर एसीबी में एएसपी पद पर कार्यरत थे और लंबे समय से यहाँ कार्य कर रहे थे। ऐसे में जो दोनों दलाल है वो लंबे समय से इनके संपर्क में थे और लगातार जो अधिकारी है सुरेंद्र शर्मा, उसके द्वारा दोनों अधिकारियों को पूरी तरीके से छूट दी गई थी कि आप किसी भी विभाग में जाइए और मेरा नाम लीजिए, और जो अधिकारी है अन्य विभागों के उनके ऊपर दबाव बनाया जाता था इन दोनों दलालों के द्वारा सुरेंद्र सिंह के नाम से, और उनसे वसूली की जाती थी। साथ ही जो अवैध बजरी खनन है, जो अवैध माइनिंग है, शराब के ठेके हैं, उनके जो लोग थे जो उनको संरक्षण देने को लेकर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से दबाव बना करके और ये एक मंथली के रूप में एक मोटी रकम वसूल किया करते थे। एसीबी ने जिस तरीके से इनको रडार पर लिया और जो सुरेंद्र शर्मा का जो दलाल था रामराज मीणा, उसके ऊपर इनको एसीबी को शक हुआ और उसका लंबे समय से एसीबी द्वारा उसको ट्रैक किया जा रहा था और जो डिजिटल सबूत मिले हैं उसके आधार पर उसको ट्रैक एसीबी द्वारा लगातार किया जा रहा था। उसके बाद में एसीबी ने इसको कार्रवाई को अंजाम दिया और दोनों जो दलाल है रामराज मीणा और प्रदीप पारीक उर्फ बंटी और दोनों दलालों के साथ ही जो एएसपी के है सुरेंद्र शर्मा, उसको भी डिटेन करने के बाद में पूछताछ करने के बाद में दोनों तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रात को सवाईमाधोपुर की टीम एसीबी की टीम सवाईमाधोपुर भी पहुंची थी और जो दलाल है उनके ठिकानों पर यहाँ पर तलाशी भी ली गई। तलाशी के दौरान कई सारे अहम सबूत एसीबी को हाथ लगे हैं और सुरेंद्र शर्मा के और इन दलालों के बीच में किस तरीके से संपर्क था, कब से ये यहाँ पर काम कर रहे थे, किन किन अधिकारियों को उससे मंथली वसूलते थे, इन सभी चीजों पर एसीबी द्वारा कार्रवाई की जा रही है और जांच भी की जा रही है। बताया यही जा रहा है कि 13 लाख रुपए की नकदी के साथ ही कई सारे ऐसे एविडेंस है जो एसीबी के हाथ लगे हैं, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी एसीबी के हाथ लगे हैं। तो एसीबी लगातार इसमें जांच में जुटी है। साथ ही एक बात और सामने आ रही है कि ये जो पैसा इन दलालों के द्वारा अधिकारियों से, ठेकेदारों से, बजरी माफियाओं से लिया जाता था, ये और भी उच्च अधिकारियों तक पहुंचता था। अब एसीबी की रडार पर ऐसे लोग भी है, ऐसे अधिकारी भी है कि किन किन लोगों के पास में ये पैसा पहुंचता था। एसीबी उस मामले को लेकर भी जांच में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरीके से सवाईमाधोपुर में सामने आया कि जिस अधिकारी को भ्रष्टाचार रोकने का जिम्मा दिया गया था वही भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। सही कह रहे हैं आप कि जिस पर करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी थी वही अगर इसमें संलिप्त माना सामने आए तो ये वाकई में कई सवाल खड़े करता है। और नजर अब बनाए रखेगा इसी को लेकर कि जिन अधिकारियों तक ऊपर तक ये पैसा पहुंचता था आखिर क्या उन पर ये कार्रवाई हो सकती है, किस किस के नाम सामने आएंगे, वो अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र और बजरंग तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, एसआई भर्ती से जुड़ी हुई इस केस में आज कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होने जा रही है। भर्ती को बनाए रखना है या रद्द करना है, इसको लेकर आज महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होनी थी कल, लेकिन एक दिन पहले ही हो रही है। हाईकोर्ट ने सरकार को 26 मई तक समय दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट चेतावनी दी है कि 26 मई तक अगर कोई निर्णय नहीं आता है तो कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। अगर सरकार असमर्थ रहती है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी और विभाग पर होगी। सरकार ने पहले 13 मई को सब कमेटी की बैठक बुलाई थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और एक मंत्री के अस्वस्थ होने के चलते बैठक नहीं हुई। अभी निर्णायक बैठक आज होगी। इसके बाद सरकार को अपना स्टैंड 26 मई को कोर्ट में स्पष्ट करना है। फिलहाल पूरे राजस्थान में एसआई भर्ती के भविष्य को लेकर जबरदस्त सस्पेंस है।
और बड़ी खबर बाड़मेर से मिल रही है, वो आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस का एक्शन सामने आया है। बड़ी अंतर्राज्यीय चोर गैंग जिसका पर्दाफाश हुआ है। 1.5 करोड़ रुपए की चोरी का खुलासा हुआ है। कंजर गैंग के सरगना समेत 4 गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस टीमों ने कई महीनों तक पहाड़ों में डेरा दरअसल डाला रहा और ये एक्शन सामने आया है। बाड़मेर के धोरीमन्ना इलाके में पिछले साल 28 अगस्त को अज्ञात चोरों ने एक व्यापारी के घर करीब 1.5 करोड़ रुपए चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसका बाड़मेर पुलिस करीब 10 महीने बाद खुलासा कर वारदात को अंजाम देने वाली कंजर गैंग के सरगना समेत 4 अपराधी हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जिले की सबसे बड़ी नकबजनी की वारदात का पर्दाफाश करने में ये सफलता हासिल की है। मेन इसका सरगना था सनिया कंजर, उसको दस्तयाब किया। इसका दूसरा साथी था, ये पता लग गया कि रमेश, तो वो ट्रक लेके अपने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे चल गए, वहाँ पकड़ा। हमने 3 व्यक्ति है, एक अनिल, रमेश और सनिया, इन 3 को पकड़ा। 3 को हमने और नामजद कर लिया, जो इसमें मेन सरगना है। एक जो सुनार जिनको भेजा था उसको हमने दस्तयाब किया। और ज़िले के जितने भी है, अपने ज़िले की रेंज की, वो भी कई वारदात इसमें बड़ी खुलने की संभावना। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर के निर्देशन में ऑपरेशन खुलासा में बाड़मेर पुलिस के द्वारा एक पूरी टीम के द्वारा बहुत बड़ी अच्छी कार्रवाई की गई है। इनको हमने गिरफ्तार किया गया और भी पूछताछ कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर है, सिरोही से चलती गाड़ी में आग लगी। देखते देखते ये गाड़ी आग का गोला बन गई। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। ये घटना है रेवदर थाना क्षेत्र के कांडला हाईवे के। पानी के टैंकर से आग पर काबू पाया गया। वहीं झालावाड़ रोड स्थित मैरिज गार्डन में शादी के बाद हुए आशीर्वाद समारोह में रात 10 बजे स्टेज पर अचानक भीषण आग लगी। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर थे, लोग बधाइयां दे रहे थे। अचानक धुआं उठा और स्टेज भभक गया। आग लगने का कारण बिजली के तारों में स्पार्किंग बताया जा रहा है। आग के चलते मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ और सभी सुरक्षित हैं। कोटा में शादी समारोह के बीच स्टेज पर भीषण आग लगी, लेकिन गनीमत ये रही कि तमाम जो अग्निशमन की गाड़ियां थी वो मौके पर पहुंच गई और बड़ा हादसा टल गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। जी राकेश जी, अचानक बड़ी आग लगी थी, लेकिन टाइम पे सब गाड़ियां आ गई। बिल्कुल, जैसे सूचना प्राप्त हुई थी कि एयरपोर्ट के सामने शुभम मैरिज गार्डन में आग लग रही है और शादी समारोह चल रहा है। सूचना प्राप्त होते ही तुरंत सब्जी मंडी अग्निशमन केंद्र से श्रीनाथपुरम, बामाशा मंडी, रानपुर से फायर टेंडर यहाँ मौके के लिए रवाना किए गए। मैं खुद भी यहाँ पे आया तो यहाँ जो स्टेज है, स्टेज के यहाँ से कोई स्पार्क हुआ था और स्पार्क होकर एकदम से आग लगी और जो फ्लेम्स है, फायर फ्लेम, तो ट्रेवल करते हुए आसपास के जितने भी एरिया में वो फैल गई। सकुशल सभी को हमारी टीम ने और पुलिस प्रशासन ने, जो शादी के समारोह में जो लोग शामिल होते हैं उनको निकाल दिया। कोई जनहानि नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई घायल नहीं है। और आग हमने करीब 7-8 फायर टेंडर यहाँ लेके आ गए थे, आग पूरी तरह बुझा दी। कोई झुलसा तो नहीं है, और क्योंकि उस टाइम भगदड़ भी मच गई थी। बिल्कुल, वो एकदम आग इतना भीषण रूप ले लिया था और हवा भी काफी चल रही थी, तो बिल्कुल भगदड़ मच गई थी। लेकिन पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टल गया और कोई भी झुलसा नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई जनहानि नहीं हुई है। और आज ये कोई सीताराम जी हैं सुमन, उनके बेटे का आज यहाँ रिसेप्शन था, अभी जो जानकारी ली। तो बड़ा हादसा टल गया है। अग्निशमन विभाग की टीम तत्काल यहाँ पर पहुंची। स्थानीय पुलिस भी जो है मौके पर पहुंच गई थी। जैसे ही सूचना लगी थी उसके बाद पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आग लगने के कारण क्या रहा है ये अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से आग ने भीषण रूप लिया था, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे उस वक्त, तो ऐसे में जो है बड़ा खतरा हो गया था। लेकिन राहत की बात है कि तमाम जो अग्निशमन की गाड़ियां हैं वो तुरंत मौके पर आ गई और बड़ा हादसा टल गया। अब जांच की जा रही है कि आग के कारण क्या रहे। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, लेकिन तस्वीरें जो है, इस तरह की तस्वीरें जो है आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये भीषण हादसा हुआ और कैसे यहाँ पर जो है अफरा तफरी का माहौल मचा। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक की और इस बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा हुई है। इसमें कलेक्टर और एसपी, कई उच्च अधिकारी की मौजूदगी रही है। मुख्यमंत्री ने
ब्यावर के रायपुर के एसडीओ गुलाबचंद वर्मा को सस्पेंड और बाड़मेर के रामसर एसडीएम अनिल जैन को एपीयू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही रायपुर, ब्यावर और रामसर बाड़मेर के तहसीलदार को भी एपीयू करने के निर्देश दिए हैं। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के बाद हुई है। ब्यावर में तहसीलदार पुष्पेंद्र पांचाल और रामसर तहसीलदार अशोक कुमार मेघवाल को एपीयू किया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि राज्य में करप्शन बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासनिक मशीनरी को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसमें लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यावर के रायपुर, बाड़मेर के रामसर में तहसील स्तर पर जमीन और राजस्व कार्यों में करप्शन की शिकायतें मिल रही थी और प्रारंभिक जांच के बाद इन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। तो राजस्थान विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगाए हैं। जोगेश्वर गर्ग कह रहे हैं कि डोटासरा विधानसभा की समिति के सदस्य पद से इस्तीफा देकर राजनीतिक लाभ लेने का अनुचित और असफल प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डोटासरा ने उसे मन से स्वीकार नहीं किया और एक दिन भी सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। ये भी कह रहे हैं कि ये गलत प्रचारित किया जा रहा है कि नरेंद्र बुडानिया को सभापति पद से हटाया गया है। उन्हें एक समिति के सभापति से बदलकर दूसरी समिति का सभापति बनाया गया है। बुडानिया जी को हटाया गया है, ये हवा कांग्रेस बना रही है, जबकि उन्हें हटाया नहीं गया है, उनकी कमेटी बदली गई है। और ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ है, 3 और मान्य सदस्यों के साथ भी हुआ है। केसाराम जी चौधरी की कमेटी बदली गई है, हरि सिंह रावत जी की कमेटी बदली हुई गई है और जितेंद्र गोठवाल की कमेटी बदली है। इसलिए ये कोई अनहोनी बात नहीं है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात उनके साथ नहीं हुई है, न कोई अपमानजनक बात हुई है। ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस ऐसी हवा बना रही है। भरतपुर से एक परिवार अस्थि विसर्जन के लिए उत्तर प्रदेश के बदायूं के उझानी में स्थित कचला घाट गया था। इस दौरान अस्थि विसर्जन के बाद कुछ युवक दोबारा नदी में नहाने के लिए चले गए। नहाते समय 6 लोग डूबने लगे, जिनमें 4 लोगों को गोताखोरों की सहायता से बचा लिया गया। 2 किशोर अब भी लापता हैं। गोताखोरों की सहायता से लापता किशोरों की तलाश जारी है और जानकारी है कि करीब 35 लोग विसर्जन करने कचला घाट गए थे। इस घटना में एक महिला की हालत गंभीर है, जिसे बदायूं के अस्पताल लाया गया है। तो दौसा जिला अस्पताल में कई बार निरीक्षण के बावजूद भी अस्पताल प्रशासन की अनियमितताएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। दौसा जिला अस्पताल में मरीजों को वार्ड में ले जाने के लिए और दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की कमी है, क्योंकि उन पर जिन निजी संवेदकों ने कब्जा किया हुआ है। अस्पताल में व्हील चेयर का इस्तेमाल दूध सप्लाई करने के लिए हो रहा है। अस्पताल के परिसर में एक दूध विक्रेता दिव्यांगों की व्हील चेयर पर दूध रखकर ले जाते हुए नजर आया। अब प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया कर्मी की नज़र पड़ने पर वो उसे छोड़कर दूर खड़ा हो गया, लेकिन आखिरकार व्हील चेयर से दूध सप्लाई की चोरी पकड़ में आने पर वो व्हील चेयर से ही अस्पताल के वार्ड में दूध की सप्लाई करने के लिए ले गया। वहीं कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की है। साप्ताहिक कलेक्टर ने बैठक में 30 दिन से अधिक लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और कहा है कि किसी और के भरोसे ना रहकर अधिकारी स्वयं देखें और लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करें। बैठक में पेंशन सत्यापन के कार्य में कम प्रगति पर सभी विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने ये कहा है कि बैठक में लंबित प्रकरण पर कार्रवाई कर बैठक में आए। बैठक में उपवन संरक्षक, सीईओ और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। तो प्यार में लोग क्या कुछ नहीं करते, अक्सर लोग हदें पार कर जाते हैं। लेकिन अजमेर में एक युवक ने अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जो तरीका अपनाया, उससे हर कोई हैरान है। खादिम मोहल्ले में सोमवार को स्थानीय लोगों ने बुर्के में एक युवक को पकड़ा। जब मामले की जांच हुई तो पता चला कि युवक अपनी पहचान छिपाकर प्रेमिका से मिलने आया था। पुलिस के अनुसार देव नाम के इस व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका से चुपचाप मिलने की योजना बनाई। बुर्का पहनकर वो आया मोहल्ले में। मोहल्ले के लोगों को शक हुआ तो उन्होंने बिना देर किए उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में कबूल किया इसने कि वो अपनी प्रेमिका से मिलने आया था, पहचान छिपाने के लिए बुर्का पहना हुआ था।
मुझे चौकी पर सूचना मिली कि कोई लड़का है और वो बुर्का पहनकर अपनी पहचान छुपा करके यहाँ घूम रहा है इधर, और वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रखी है, जिसको चारों तरफ से घेर करके लोग खड़े हैं। जिस पर वो लड़के को पूछताछ की तो पहले तो लड़के ने गुमराह किया, सच्चाई नहीं बताई, फिर उसके बाद समझाइश करके लड़के को तसल्ली देकर पूछा तो वो किसी लड़की से मिलने के लिए आना बता रहा था। उसके परिजनों को बुलाया गया, परिजनों से पूछताछ की गई। सारी सच्चाई सामने आने के बाद में उसको 151 में पहचान छुपाकर घूमने, कोई भी अपराध किसी प्रकार की गतिविधि करने के कारण उसको धारा 170 BNS में गिरफ्तार किया गया है। तो जालोर में पीएचडी विभाग द्वारा ट्यूबवेल के माध्यम से पानी की आपूर्ति दरअसल होती है पीएचईडी विभाग द्वारा, लेकिन 24 घंटे बिजली कनेक्शन की कमी के चलते सप्लाई केवल 6 घंटे तक सीमित है। गांव में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता है। पानी पिलाने के लिए पशुपालकों को संघर्ष करना पड़ता है और वो ये भी कह रहे हैं कि पशु बिना पानी के बेहाल हैं। इस समस्या के निपटारे के लिए गांव के भामाशाहों ने टैंकरों के माध्यम से पानी की व्यवस्था की है और इससे पशुओं को राहत मिली है। पानी की कमी के चलते महिलाएं दूर दूर जाकर पानी लाने के लिए मजबूर हैं, जिससे उनके दैनिक जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती है। जालोर के कलापुरा गांव में पिछले लंबे समय से पानी की समस्या को लेकर लगातार पशु सहित आमजन परेशान है। जी हां, जालोर के कलापुरा गांव की स्थिति पिछले लंबे समय से भयानक स्थिति बनी हुई है, जो कि पानी की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं। दूसरी ओर लोगों ने बताया कि कई दिनों से पानी यहां पर नहीं आया और आता तो 10 से 15 दिनों में एक बार पानी आता है। जी हां, वही दूसरी ओर भामाशाहों की द्वारा यहाँ पर जो अवाला जो बनाया हुआ है पशुओं के पीने के लिए, वहां पर जो पूर्ति करवा रहे हो भामाशाह करवा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए, ये टैंकरों के माध्यम से पशुओं के पीने के लिए कुंडियों में पानी की पूर्ति करवा रहे हैं, जो कि दिन में 2 से 4 टैंकरों से यहाँ पर पानी की सप्लाई की जा रही है और करवा रहे हैं। हालांकि पिछले लंबे समय से भामाशाहों ने ये व्यवस्था संभाल के रखी है, यानी कि पीएचडी विभाग की अनदेखी के कारण ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। साथ ही साथ जीव जंतु पशुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और पशुपालक लगातार उधर उधर भटकते नजर आए। क्या नाम है? हमारा। हाँ, तो कब से पानी नहीं आ रहा है? वो 2-3 दिन से कुत्तू नहीं है। हाँ, कितना रोजीना टैंकर आपके पास कितने पशु है? ये टैंकर हमारे 500 भेड़े। 500 भेड़े। तो आप पानी अच्छा कहाँ पिलाते हो पानी फिर? वो टैंकर नमा के। टैंकर जो डलवा रहे, कौन डलवा रहे हैं? ये बकरियों वाले भाई से कोई भी सब लोग मिल के। हाँ, तो फिर ये टंकी में कितने दिन से पानी नहीं आया? पानी एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता है, 4 दिन आता है, 2 दिन नहीं आता है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ काका जी, क्या कहेंगे बताओ? टंकी में नहीं आवतो महीनो हुआ, मैं तो ये टंकर नंबर में काया हुआ रोज ना नंबर। अच्छा, हमारा एक टंकर नॉमिन किया। हाँ। हमें पासा गायियाँ भेड़ इतने मध्य थी। हाँ। वो एक टंकर हमें पासा लेना ही है। अच्छा, तो पूरी समस्या है हमें। पीएचडी वाले कोई आए नहीं? आए जयन कोई आए थे पानी? मैं तो कोई कौन दे गया, कोई नहीं आए। हाँ, और भी कुछ यहाँ गाँव के मौजूद लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अंकल जी, क्या है, कब से समस्या है पानी की? घनी समस्या है बाबू। हाँ, जो आप वो मोरे है नो लैंडमैन वो मारी बदमाश है, पानी नहीं मिल तो 4 मेरा हाल है। अच्छा, हाँ, 4 मेरे यहाँ पर चल रहे, पर पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है। अच्छा, तो आपने अधिकारियों को बताया? बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो गांव वाले हैं वो बारी बारी से यहाँ पर जो टैंकरों की पूर्ति करवा रहे हैं, ताकि पशुओं सहित आम जन को पर्याप्त रूप से पानी मिले। और गर्मी की दोहरी मार को देखते हुए लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले लंबे समय से उन्होंने बताया कि 1 महीने से करीबन यहाँ पर पानी की पर्याप्त जो सप्लाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, जिसको लेकर परेशान है और बेघर भी है। विशेषकर ये पशुपालक है, उधर उधर भटकने को भी मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं होने से ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। एनडीटीवी के लिए जालोर से भरत राज पुरोहित की रिपोर्ट। तो जयपुर से बड़ी खबर है। आश्रम में 55 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आश्रम में रहने वाले एक व्यक्ति और संचालिका पर आरोप लगा है। घटना के बाद आश्रम छोड़ चली गई थी बुजुर्ग महिला। बेटी ने प्रतापनगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने दस्तयाब कर बेटी को सुपुर्द किया था। अब बेटी ने प्रतापनगर थाने में दी है मां के साथ हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट। पश्चिमी राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट उद्योग ने भी तुर्की के साथ व्यापार करने से मना कर दिया है। हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह तुर्की का चेहरा सामने आया है, उसको लेकर हैंडीक्राफ्ट उद्योग से जुड़े तमाम लोगों ने तुर्की के साथ व्यापार नहीं करने का संकल्प लिया है। तुर्की को करीब 1000 करोड़ रुपए का सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष से बातचीत की हमारे सहयोगी अरुण हर्ष ने।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से तुर्की का चेहरा सामने आया, उसके बाद में पूरे भारतवर्ष में जो है तुर्की के प्रति गुस्सा नजर आ रहा है। और यही कारण है कि अलग अलग व्यापारिक संगठनों ने तुर्की को माल देने से और लेने से मना कर दिया। लेकिन अगर बात करें पश्चिमी राजस्थान की, जहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट उद्योग जो सबसे वर्ल्ड में फेमस है, उन्होंने भी यह निर्णय लिया है कि तुर्की को अब वो हैंडीक्राफ्ट के आइटम नहीं भेजेंगे। हमारे साथ है हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश जी। सर, किस तरह से जो है ये विरोध करने का आपने निर्णय लिया और क्या कारण मानते हैं? देखिए आप, मैं तो सिंदूर से एक कदम पीछे जाना चाहूंगा। जो कि पुलवामा में घटित हुआ, वो एक पूरे तौर से आतंकवादी एक्टिविटी थी और उस टेररिज्म के अगेंस्ट में हमने ये ऑपरेशन करा और उसका सिंदूर का जो है उस ऑपरेशन का टर्की ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को। वो उससे हम शुभ हैं। एक नेशनल फीलिंग जो है सबके अंदर आई और सबके अंदर ये राष्ट्रीयता की भावना के तहत हमने भी अपील किया और सबने निर्णय लिया कि हम लोग तुर्की से कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे। और ख़ास तौर से काफ़ी जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लोग हैं वो टर्की टूरिज्म के लिए भी जाते हैं, तो हमने ये भी डिसाइड किया कि हम उस टूरिज्म को भी अवॉइड करेंगे। कितना नुकसान हो सकता है? इवन टर्किश एयरलाइन से भी ट्रैवल नहीं करेंगे। कितना नुकसान आप देखते बिजनेस का जो है हैंडीक्राफ्ट का तुर्की के साथ बंद करने से उसको कितना नुकसान पहुंचा है? बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि करीब करीब 1000 करोड़ रुपए का फर्क उनको पड़ेगा एक महीने का। क्योंकि जब हम हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो और बहुत से आइटम्स हैं। अपहोल्स्ट्री बहुत बड़ी है, यहाँ से हमारे सेमी प्रेशियस है, टाई एंड डाई है, वो सब भी जो है उस सेक्टर के अंदर आते हैं। यानी कि बूंद बूंद करते घड़ा भर जाता है। और जिस तरह से आप अलग अलग सेक्टर के लोग इस तरह का विरोध होगा और उसको बाइकआउट करेंगे तो उसको निश्चित रूप से आर्थिक क्षति पहुंचेगी।